नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात महाराष्ट्र गुजरात के बीच खींचतान की। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता रहा है। महाराष्ट्र का कारोबारी ढांचा विश्वविख्यात रहा है, लेकिन हाल में कुछ प्रोजेक्ट्स गुजरात के हाथ लग गए हैं। हाल के 1.5 लाख करोड़ का वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट हो या फिर अब 21,900 करोड़ का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट जो अब गुजरात के वडोदरा में लगेगा। महाराष्ट्र की पूर्व महाविकास अघाड़ी सरकार आरोप लगाती रही है कि इस तरह अब तक 4 बड़े प्रोजेक्ट्स गुजरात चले गए हैं महाराष्ट्र से, यानी लाखों नौकरियां राज्य से निकलकर गुजरात चली गई हैं। इस मुद्दे को लेकर शिंदे फडणवीस सरकार के खिलाफ विपक्ष बेहद आक्रामक हो रहा है। अब गुजरात में हाल में जल्द चुनाव भी होने वाले हैं। तो बहरहाल जो ये इतना रोष है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है। आपको बता दें, हमारे साथ अरविंद सावंत मौजूद हैं, शिवसेना के नेता हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए अरविंद जी। आप लोग कह रहे हैं कि वेदांत फॉक्सकॉन के बाद अब टाटा एयरबस गुजरात चला गया है, ये पूरा मामला है क्या? अपने अच्छा शब्द प्रयोग किया। एक दिवाली का त्योहार चालू है और हमारा दिवाला निकल गया। ये अनास्था केंद्र की सरकार कर रही है और दुर्भाग्यवश राज्य की सरकार तो लाचार है। ये तो स्वाभिमान दिखा भी नहीं सकती, न्यायप्रियता भी नहीं रख सकती, अन्याय बर्दाश्त कर सकती, ऐसी सरकार यहाँ बैठी है। ये लाचार लोग हैं। बात यह है कि ये कोई महाराष्ट्र गुजरात की लड़ाई नहीं है। पहले समझने चाहिए, गुजरात की प्रगति हो, राष्ट्र की प्रगति हम किधर ना कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जो प्रकल्प आ रहे उसको छिपकर वहां लेकर जाना यह अन्याय है। आप खुद जानती हो कि देश में जितने भी राज्य हैं उसमें महाराष्ट्र एक प्रगत राज्य है और खास करके उद्यमशीलता, औद्योगिक नीति और इसलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जब बात आती है तो सबसे आगे महाराष्ट्र राज्य रहता है। अब ऐसी स्थिति में वेदांत फॉक्सकॉन, उसके पहले भी कुछ किए उन्होंने। अब जानती हो कि जो मरीन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर आने वाला था पालघर में, उसको लेकर गए। सबसे मुझे अगर खता किससे हुई, दर्द हुआ, तो आईएफएससी लेकर गए, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस सर्विस सेंटर। जबकि आप जानते हो कि आर्थिक राजधानी है मुंबई शहर। यह हमारा तुम्हारा नहीं है, सब राष्ट्र की अभिमान की बात है। ऐसे मुंबई शहर को आईएफएससी सेंटर आप लेकर गए, जबकि दुनिया चाहती है वही हो जाए। हमें क्या आपत्ति थी अगर आप दूसरा वहां और एक बनाते, तो यहां से छिपकर क्यों लेकर गए? अब ये सरकार आने के बाद गुलामी चालू है। पहले देखा आपने बुलेट ट्रेन का मसला हल कर गया, आगे की बात की। अब वो वेदांत फॉक्सकॉन, जिसको महाराष्ट्र के राज्य के सरकार ने आदरणीय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में 700 से अधिक एकड़ जमीन उस प्रकल्प के लिए दी थी। अब आप सोचिए, वहां 300 सवा 300 एकड़ कहा, 700 एकड़ कहा, और इतने सारे कंसेशन दिए थे कि वेदांत फॉक्सकॉन के बारे में जब हमारी युवा नेता आदित्य जी ठाकरे वहां दावोस में उनसे मिले, जब बात हुई, तो उन्होंने 100% खुश थे। हम लोग भी, वो भी खुश थे। किसने दबाव डाला, यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। और उस दबाव के लिए वो वहां गए, जबकि कीचड़ है, पानी की सब सारी, यहाँ पूरी व्यवस्था है, वहां सारी अव्यवस्था है, फिर भी वहां गए। क्यों? गुजरात का चुनाव है, इसके लिए क्यों राज्य पर अन्याय करना है? वेदांत फॉक्सकॉन लेकर गए, चलो शांत नहीं बैठे। फिर आकर हमारा बल्क ड्रग प्रोजेक्ट था, उसको भी लेकर गए। अब ये टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट। तो आप कह रहे कई रियायतें दी हैं, इसके लिए क्या आकलन है? महाराष्ट्र का कितना नुकसान होने वाला है इस तरह जब ये जाएगा प्रोजेक्ट? तो नुकसान महाराष्ट्र के ये है कि महाराष्ट्र के जो बेरोजगार युवक आज रोजगार के लिए तड़प रहे हैं। अच्छा, महाराष्ट्र में यह मत सोचे कि सिर्फ मराठी लोग तड़प रहे हैं। महाराष्ट्र ऐसी भूमि है कि सबको संभाल लेती है। मुंबई शहर में क्या है, सभी को संभाल लिया है ना। यहाँ भी गुजरात के लोग सबसे ज्यादा है, कौन ना कहता है। इन सबके ऊपर अन्याय हो रहा है। ये बेरोजगार युवक जो रोजगार के लिए पूरे देश से
सभी राज्यों से लोग मुंबई या महाराष्ट्र में आते हैं। क्यों? कि उन्हें पता है यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ रोजगार निर्माण के लिए जो आवश्यक सुविधाएं ये राज्य देती है, तभी यहाँ इंडस्ट्रीज आती है, और इंडस्ट्री आती है तो यहाँ रोजगार उपलब्ध होता है। किसकी नौकरियां छीन रहे हो आप? बेरोजगार युवकों की। देना तो दूर रहा, छीन कर लेकर जा रहे हो। वो विधान वाला 1.5 लाख से 2 लाख तक कुछ जॉब देने वाले थे, गए 2 लाख लोग बेरोजगार होंगे। क्या मिलने वाला है बताओ तो सही। तो यह अन्याय क्यों? मैंने शुरू में कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है हमारा छीन कर क्यों लेकर जाते हैं। कितने राज्यों के प्रमुख यहाँ आकर मीटिंग लेते हैं मुंबई में। क्यों? मुंबई में, पुणे में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आए हैं। क्यों? कि भाई हमारे मध्य प्रदेश में आ जाओ। हमने मना किया उनको? ना मना, ना कहा आओ, कोई बात नहीं है। गुजरात की मुख्यमंत्री तब वो महिला ही थी, वो भी आई थी, पटेल जी मैडम, उन्होंने यहाँ मुंबई में मीटिंग ली थी, सभी को बुलाया था। अहमदाबाद में नहीं मीटिंग ली, ध्यान में रखना, मुंबई में मीटिंग। यहाँ आएंगे, यहाँ से हम आपको वहां लेके जाएंगे, कौन ना कहता है। लेकिन जियो और जीने दो वाली बात होनी चाहिए ना। ये तो जीने दो वाली बात ही नहीं है। हमें जीना है, तुम्हारा गला घोटना है, ये कौन सी बात हुई? भारतीय जनता पार्टी का बहुत गलत तरीका उन्होंने अपनाया है। उसमें महाराष्ट्र में बहुत असंतोष है, आक्रोश है। वो आक्रोश उन्हें पता चलेगा। चुनावी नीतियां खेलते रहते हो, हर बार हिंदू मुस्लिम करते रहते हो। रोजी रोटी की बात आती है, उसके ऊपर बात भी नहीं करते हो। न महंगाई के ऊपर बात करते हो, न किसानों की बात करते हो, न बेरोजगारी की बात करते हो, न महिलाओं के अत्याचारों की बात करते हो। बस यही एक बात करते रहते हो। दुर्भाग्य इस देश का है और ये जनतंत्र पर आँच आ रही है। सावंत जी, आपने कहा कि तेरे मेरे की कोई बात नहीं है, गुजरात की भी प्रगति हो। आपने कहा चला जाए तो ठीक। चला जाए नहीं आपत्ति है। आपत्ति इसलिए नहीं कि वो उसका विकास न करे, कर लेना। यहाँ से छीनकर क्यों जाए, उस पर आपत्ति है मुझे। महाराष्ट्र से छीनकर क्यों लेकर जा रहे हो? इस राज्य की सरकार ने 700 एकड़ जमीन नागपुर में, मिहान में इस टाटा एयरबस प्रोजेक्ट के लिए रखी थी, जहां सुरक्षा के हवाई जहाज, जो कैरियर हवाई जहाज बनने वाले थे, जिसमें हो सकते यात्री भी जा सकते हैं, ऐसी वहां जो हवाई जहाज मैन्युफैक्चर होने वाले थे, लेके जा रहे। और फिर दोबारा कहते हो एक इससे बड़ा देने वाले हो। हर बार झूठ क्यों बोलते हो रहते हो? हर बार झूठ। वेदांता गया तभी भी कहा था दूसरा बना देंगे, तब तक वो ड्रग पंप लेके भाग गए। अब कहते और दूसरे, तब तक ये एयरबस लेकर भाग गए हो। एक बार ये भी तो बता दो कितना लेकर जाना है, ये भी तो बता दो। क्यों कर रहे हो आप? महाराष्ट्र में आक्रोश है। मैं दोबारा कहता हूँ, इस नीति से महाराष्ट्र की जनता दुखी है, व्यथित है, चिंतित है और क्रोधित भी है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सावंत जी। अब बड़े प्रोजेक्ट्स अगर महाराष्ट्र से चले जाते हैं तो क्या राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अब तक कमजोर लग रहा है, वो कमजोर हो जाएगा? 100% कमजोर। क्योंकि जब उन्हें पता चलेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कि केंद्र की सरकार यहाँ जो भी आएगा बड़ा, वो वहां गुजरात में लेकर जाना चाहती है, तो महाराष्ट्र की प्रतिभा मलिन कर रहे हैं आप, मुंबई शहर की प्रतिभा मलिन कर रहे हैं आप। ये आर्थिक राजधानी की जो प्रतिभा बनी हुई है, उसको मलिन। तभी तो बुलेट ट्रेन की बात करते हो ना। जिस बुलेट ट्रेन की जो स्पीड से बुलेट ट्रेन, उसी स्पीड से आप यहाँ के उद्यम लेकर जा रहे हो। क्या बात है? ये सही लगता आपको? महाराष्ट्र की प्रतिभा भी मलिन करना चाहते हैं कि यहाँ उद्योग नहीं, उद्योग यहाँ करो, हम सब दे देंगे। झूठ है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा, ये झूठ नहीं चलेगा। मैंने फिर दोबारा कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं। ये तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था, गुजरात में गया तो क्या पाकिस्तान में गया क्या? अरे वाह! तो महाराष्ट्र के लोग क्या भजन करते बैठेंगे क्या? ये राज्य के पूर्व मुख्य, ये लाचार लोग हैं, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए अपना स्वाभिमान भी गिरवी रखने वाले लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और जो आक्रोश है विपक्ष में, उसके लिए आपने अपनी बात सामने रखी, धन्यवाद। और आगे बढ़ने से पहले हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की इसी मुद्दे पर ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे फडणवीस सरकार को 1.5 महीने में ही दूसरा झटका लगा है।
1.5 लाख करोड़ रुपए वाले वेदांत फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट के बाद 21,900 करोड़ रुपए का टाटा एयरबस प्रोजेक्ट भी गुजरात की झोली में जा चुका है। इस प्रोजेक्ट से गुजरात में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए इसे झटका माना जा रहा है। महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर उदय सामंत ने सितंबर में बयान दिया था कि भले ही वेदांत प्रोजेक्ट राज्य के हाथ से निकल गया हो, लेकिन टाटा एयरबस प्रोजेक्ट नागपुर में स्थापित होगा। अब सफाई दे रहे हैं। ये सब गलत है, ये सिर्फ राजनीति है। 21 सितंबर 2021 को ये प्रोजेक्ट जो एयरबस का था उसका MOU हुआ था डिफेंस और एयरबस के साथ में। तभी तय हुआ था कि ये महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट नहीं आएगा। जो कैबिनेट सब मीटिंग रहती है जो महीने में एक बार होनी चाहिए, वो 14 महीने नहीं होती। पिछले महीने वेदांत फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट भी महाराष्ट्र के हाथ से निकल गया था। पुरानी सरकार के मुताबिक इसे पुणे में लगाया जाना था और बातचीत अंतिम चरण में थी। युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे शिंदे फडणवीस पर जमकर बरसे। क्या राज्य सरकार जवाब देगी कि ये परियोजनाएं क्यों बाहर जा रही हैं? ये चौथी परियोजना है जो राज्य में राजद्रोही सरकार के सत्ता में आने के बाद से महाराष्ट्र से दूर हो गई है। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली पिछली MVA सरकार महामारी के दौरान भी राज्य में निवेश लाने में कामयाब रही थी, लेकिन ये सरकार ऐसा करने में विफल रही है। CM शिंदे नियमित रूप से दिल्ली जाते हैं, लेकिन वो वहां अपने लिए जाते हैं, महाराष्ट्र के लिए नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। इस प्लांट में C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। प्रोजेक्ट 21,900 करोड़ का है। इस परियोजना के तहत पहली बार कोई प्राइवेट कंपनी देश में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाने जा रही है। विमान का इस्तेमाल सिविल कामों उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। समझौते के तहत एयरबस 4 साल के भीतर स्पेन में अपनी अंतिम असेंबली लाइन से 16 विमानों की आपूर्ति करेगी। इसके बाद 40 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। एयरक्राफ्ट में 96% स्वदेशी कलपुर्जे लगाए जाएंगे। इसके लिए टाटा की अगुवाई में वडोदरा में प्लांट लग रहा है। एयरफोर्स को 56 ऐसे एयरक्राफ्ट देने के लिए टाटा ने एयरबस डिफेंस एंड प्रोजेक्ट के साथ हाथ मिलाया है। ऐसा पहली बार है जब यूरोप से बाहर ऐसे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाए जाएंगे। ये विमान पुराने पड़ चुके एवरो विमान की जगह लेंगे। वायुसेना के लिए बनने वाले ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C295 का प्लांट आखिर गुजरात में क्यों लगाया जा रहा है? क्या इसकी वजह गुजरात में जल्द होने वाला विधानसभा चुनाव है? जब यही सवाल NDTV इंडिया ने रक्षा सचिव अजय कुमार से पूछा तो वो सीधे जवाब देने से बचे। उन्होंने कहा कि इसका गुजरात चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकता। गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले इसे बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है, पर महाराष्ट्र की पूर्व महाविकास अघाड़ी सरकार राज्य के लिए इसे बड़ा झटका बताते हुए केंद्र और राज्य की शिंदे सरकार पर हमलावर है। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। और अब बात करते हैं गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के कई मंत्री और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही पहले गुजरात के सीमा से सटे जिलों और बाद में दूसरे प्रमुख कार्यकर्ताओं को गुजरात भेजा जाएगा। कुछ नेताओं और मंत्रियों ने तो वहां अपना जिम्मा संभाल भी लिया है। हाल में बनासकांठा के अंबाजी में आदिवासी यात्रा के समापन समारोह में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्र ने हिस्सा लिया। नरोत्तम अकेले नहीं हैं। मध्य प्रदेश से गुजरात में चुनाव प्रबंधन के लिए 2 टीमें बनी हैं। पहले चरण में चुनाव प्रबंधन के लिए 90 नेताओं को भेजा जा चुका है। इतनी ही संख्या में दूसरे चरण में भी नेताओं को भेजा जाएगा। 8 मंत्री भी अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा नरोत्तम मिश्र, भूपेंद्र सिंह, मोहन यादव, इंदर सिंह परमार, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगाम, विश्वास सारंग, जगदीश देवड़ा और अरविंद सिंह भदौरिया शामिल हैं। पहले चरण में इनके जिम्मे 7 जिलों की 37 विधानसभा सीट होगी। दूसरे चरण में 40 से ज्यादा सीटों पर मध्य प्रदेश के नेताओं को भेजा जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व का आभार कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और लोकतंत्र के होने वाले चुनावी महायज्ञ में मेरी भी आहुति लगेगी। उनका आभार। 2023 में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होंगे। ऐसे में कई राज्यों में चुनावी रणनीति संभाल चुके ये दिग्गज अगर सफल होते हैं तो रिपोर्ट कार्ड में इनके नंबर भी बढ़ना तय है। मध्य प्रदेश की सीमा से लगी गुजरात की कई आदिवासी बहुल सीटें हैं। मध्य प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं की वहां पर रिश्तेदारी भी है। ऐसे में मध्य जोन यानी गांधीनगर से लेकर दाहोद तक
मध्य प्रदेश के कई बीजेपी नेताओं को अपना रणनीतिक कौशल दिखाने का मौका मिलेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको बताएंगे महंगाई पर लगाम लगाने के लिए अब की जा रही हैं कोशिशें। आरबीआई ने बुलाई है आपात बैठक 3 नवंबर को। देश में बढ़ती महंगाई के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक इमरजेंसी मीटिंग की है। इस बैठक में महंगाई बढ़ने के कारणों पर विस्तार की समीक्षा के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भारत सरकार को सौंपेंगे। लेकिन मंडी में तोरी, पालक से लेकर टमाटर जैसी सब्जियां ऊंचे दामों पर बिक रही हैं। दिल्ली की ओखला मंडी में सब्जी विक्रेता परेशान हैं, क्योंकि सब्जियां महंगी होने से उनकी बिक्री पर असर पड़ रहा है। पालक का क्या रेट चल रहा है? पालक 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो हो गया? हाँ जी। क्यों महंगा हो गया? महंगा बारिश हो जाए से, बारिश हो गई इसे माल कम आया कि माल मर गया। पहले कितना था? 2 दिन पहले 60-70 रहा। और महंगा था? हाँ जी। रजा, ये तोरी क्यों महंगी हुई है? सर अभी इस टाइम फसल कम है और अभी नई फसल आने में थोड़ा टाइम है, इस वजह से अभी थोड़ी महंगी रहेगी। 20 रुपए किलो। ओके, तो अभी क्या रेट है तोरी का? अभी इस टाइम 60 रुपए किलो चल रही है सर। 60 रुपए किलो जी। और कुछ दिन पहले और महंगी थी? 80-100 रुपए किलो का रेट था। राकेश कहते हैं टमाटर महंगा होने से उसकी बिक्री घट गई है। ओखला मंडी में सब्जी खरीदने आए ग्राहक भी परेशान हैं। सब्जियां ऊंची कीमत पर बिक रही हैं, उनका किचन का बजट बिगड़ गया है। टमाटर का रेट 50 रुपए। 50 रुपए किलो? हाँ जी। और कुछ दिन पहले कितना था? कुछ दिन पहले 60-70 रुपए चल रहा था। ट्रांसपोर्ट का हिसाब से सौदा होता है, जो बेंगलोर से माल आ रहा है उसका रेंट किराया भी ज़्यादा होता है। अब जो लोकल अपने जमुना के आसपास का होता है वो माल आता है तो उसका रेंट भी कम होता है, इसलिए महंगाई हो जाती है। दूर से आता माल, अब देखो डीजल पेट्रोल रेट बढ़ रहे हैं तो माल का तो एकदम रेट बढ़ना ही है। 15-20 दिन पहले 400 रुपए किलो धनिया बिका है यहाँ पे, यहीं पे। बताइए तो कितना % समझा जाएगा, आप बताओ। महंगी है सब्जियां, उससे आपका बजट कितना बढ़ा है? सब्जियों पे जितना आप खर्च करते थे? सब्जियों पे हमारा तो काफ़ी बढ़ गया। कितना? महीने में जहाँ 1500 रुपये का लगता था 2000 रुपये से ऊपर पहुँच गया। 2-2,500 रुपये की सब्जी लग जाती महीने में। खाद्य मंत्रालय के पास मौजूद आंकड़ों के मुताबिक 27 सितंबर से 27 अक्टूबर 2022 के बीच पिछले एक महीने में बिहार के गया में टमाटर की औसत कीमत 37 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गई। मुरैना में औसत कीमत 35 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 57 रुपए प्रति किलो। कोलकाता में औसत कीमत 53 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 73 रुपए प्रति किलो। मुंबई में 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 48 रुपए प्रति किलो और दिल्ली में टमाटर की औसत कीमत 50 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 63 रुपए प्रति किलो हो गई। महंगाई को लेकर सरकार और आरबीआई की चिंता बढ़ती जा रही है। इस साल की पहली 3 तिमाही में महंगाई दर 6% के टॉलरेंस बैंड से ऊपर रही है और सितंबर महीने में महंगाई दर बढ़कर 7.41% तक पहुंच गई। अब महंगाई नियंत्रित करने में आ रही चुनौतियों की समीक्षा के लिए आरबीआई गवर्नर ने 3 नवंबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की एक अहम बैठक बुलाई है। आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45ZN में यह कानूनी प्रावधान है कि आरबीआई अगर महंगाई दर को 6% के नीचे नहीं रख पाती है तो उसे सरकार को एक रिपोर्ट देनी होगी। महंगाई पर अपनी रिपोर्ट में आरबीआई को सरकार को यह बताना होगा कि क्यों कोशिशों के बावजूद इस साल की पहली 3 तिमाही में महंगाई दर 6% के ऊपर रही है। महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आने वाले महीनों में आरबीआई और क्या नए कदम उठाने वाली है और कब तक आरबीआई महंगाई दर को 6% के नीचे लाने के टारगेट को पूरा कर सकेगी। अब देखना अहम होगा कि 3 नवंबर को आरबीआई महंगाई नियंत्रित करने के लिए सरकार के सामने क्या नया रोड मैप पेश करती है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और हमारे साथ है हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर। हिमांशु, ये बहुत अहम है जिस तरह से आम आदमी के जनजीवन पर असर पड़ रहा है। खाने पीने की चीजें जब इतनी महंगी हो जाएं, खासतौर से सब्जियां जब इतनी महंगी हो जाएं, तो पोषण तत्व कम हो जाएंगे। बहुत चिंताजनक स्थिति है ये। देखिए, निश्चित तौर पर और मुझे लगता है कि आरबीआई पर भी दबाव बढ़ रहा है
क्योंकि पिछले कुछ महीनों में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई ने भी, सरकार ने भी मिलकर कई स्तर पर पहल किए हैं। लेकिन सितंबर के जो आंकड़े आए थे सीपीआई इन्फ्लेशन के, जिसपे ये दिखाया गया कि अगस्त में महंगाई दर 7% थी, सितंबर में और बढ़कर 7.41% पहुंच गई है और इसके बाद से नए सिरे से एक समीक्षा की जरूरत महसूस की गई है। और अगर आप समझिए कि आरबीआई के कानून में ये बात साफ तौर पर लिखी है कि जो भी इन्फ्लेशन रेट, जो एक टॉलरेंस बैंड जिसको कहते हैं तकनीकी भाषा में, वो 6% का है और अगर आरबीआई 6% के नीचे महंगाई दर को नहीं ला पाती है तो उसे लिखित में एक रिपोर्ट भारत सरकार को देना अनिवार्य है आरबीआई के लिए कानून के तहत कि क्या वजह है कि वो नियंत्रित नहीं कर पाए, आने वाले समय में वो आगे और क्या कदम उठाने वाले हैं और साथ ही ये कमिटमेंट भी देना होगा कि कब तक आरबीआई महंगाई दर 6% के नीचे ला पाएगी। इसलिए मुझे लगता है 3 नवंबर की जो बैठक है बहुत निर्णायक हो सकती है। आरबीआई के ऊपर दबाव बढ़ रहा है महंगाई को नियंत्रित करने का और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या वो इंटरेस्ट रेट और बढ़ाने का फैसला करते हैं। लेकिन इतना तो तय है निधि कि अभी तक आरबीआई और सरकार ने जो कुछ भी किया है उसका बहुत ज्यादा असर जमीन पर होता नहीं दिख रहा है और सितंबर के बाद से एक बार फिर जो महंगाई में बढ़ोतरी का जो ट्रेंड है वो बहुत साफ तौर पर आज मुझे ओखला मंडी में भी दिखाई दिया। दीदी बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वाकई में जो आम आदमी है वो जूझ किस तरह से रहा है महंगाई से, ये साफ दिख रहा है सब्जियों के दामों में। बहरहाल देश की बात में हम आपको आगे ले चलेंगे कर्नाटक। यहाँ पर बताएंगे किसकी प्रतिमा 108 फुट की है, जल्द ही अनावरण होने वाला है। तांबे की बनी हुई है ये मूर्ति। एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा के सूरजकुंड में आंतरिक सुरक्षा को लेकर जारी 2 दिन के चिंतन शिविर को आज प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि हर राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था का संबंध विकास से है, कानून व्यवस्था अच्छी रहेगी तो विकास भी होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल और नई टेक्नोलॉजी पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कल अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल अब ये हो गए हैं, ऐसे में अगर केंद्र और राज्य की एजेंसियों के बीच तालमेल हुआ तो बेहतर नतीजे मिलेंगे। ये बैठक कल ही शुरू हुई थी और इसमें सभी राज्यों के गृह मंत्रियों और गृह सचिवों को बुलाया गया था। आने वाले 25 साल देश में एक अमृत पीढ़ी के निर्माण के हैं। ये अमृत पीढ़ी पंच प्राणों के संकल्पों को धारण करके निर्मित होगी। विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता और सबसे प्रमुख बात नागरिक कर्तव्य, ये पंच प्राण देश के हर राज्य में हमारी गवर्नेंस की प्रेरणा होनी चाहिए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी नीता शर्मा के पास, जो वहां पर इस चिंतन शिविर में मौजूद हैं। नीता, क्या अहम इस बैठक से निकल कर आ सकता है जिससे कि हमारा सुरक्षा तंत्र बेहतर हो? कल ही हमने देखा था, गृह मंत्री ने बोला था कि हर राज्य में एनआईए की शाखा होगी। बड़े अरसे से पुलिस रिफॉर्म्स की भी बात की जा रही है। क्या क्या यहाँ पे हो सकता है? निधि, जो मेन थिंग है कि बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट और बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एजेंसीज, उसे लेकर जो मुख्य बिंदु है वो यही है। क्योंकि हमने देखा है कि हमेशा जो एक तू में है, हमने कई पिछले दिनों में देखा पंजाब और दिल्ली पुलिस आमने सामने हो गई, कलकत्ता और दिल्ली पुलिस आमने सामने हो गई, झारखंड और कलकत्ता पुलिस आमने सामने हो गई कई मामलों को लेकर। ऐसे में अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात की चर्चा की थी और आज प्रधानमंत्री ने भी की है कि बेहतर तालमेल बनाने की जरूरत है। क्योंकि आज की तारीख में क्राइम जो है वो ज्यूरिसडिक्शन में एक लिमिटेड नहीं है। टेक्नोलॉजी की मदद से जो क्रिमिनल है बैठा कहीं और होता है और क्राइम कहीं और होता है। तो अगर ऐसे में
क्राइम को कंट्रोल करना है तो बेटर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। इस बात पर जोर जो है वो दिया जा रहा है। साथ में फॉरेंसिक्स के ऊपर भी जोर दिया जा रहा है कि ताकि कन्विक्शन रेट जो है वो पुलिस अथॉरिटीज़ का और ज़्यादा बढ़े। आज जो है प्रधानमंत्री ने इन लोगों को आज उनको संबोधित किया था आज सुबह। सबसे मेन बात उनकी यही थी, एक फेक न्यूज़ पर उन्होंने ज़रूर सबका ध्यान आकर्षित किया था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें फेक न्यूज़ जो है बहुत सर्कुलेट जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है, तो प्रधानमंत्री का ये कहना था कि जब भी आप कोई न्यूज़ फॉरवर्ड करते हैं तो उसे वेरीफाई कर लीजिए, उसकी जो वेरासिटी है वो चेक कर लीजिए। साथ में उन्होंने इस बात का भी एक पिच दिया है, 1 कंट्री 1 यूनिफॉर्म, यानी जितनी भी पुलिस फोर्स है, जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनका एक यूनिफॉर्म जो है वो होना चाहिए। हालांकि उनका ये कहना था कि ये मेरा सुझाव है, स्टेट अथॉरिटीज इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। मैंने इस बात पर कई सीनियर ऑफिसर्स से भी बात की, यहाँ पर भी कई लोगों से बात की। हालांकि इस बात से लोग ज़्यादा सहमत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं डिफरेंट इलाकों के, उसके ऊपर निर्भर करता है कि किस फोर्स को कैसे यूनिफॉर्म दी जानी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में ठंड होती है, राजस्थान में गर्मी होती है, डाउन साउथ में ह्यूमिडिटी होती है, तो ऐसे में एक तरह का जो यूनिफॉर्म है उन्हें नहीं दिया जा सकता, ऐसा निचले वर्ग का भी कहना था और सीनियर अधिकारियों का भी कहना था। बहरहाल इसके ऊपर जो चर्चा है वो अब राज्य पुलिस द्वारा जो है, अलग अलग राज्य पुलिस द्वारा है जो है वो की जाएगी। और साथ में उन्होंने एक जो बड़ी बात आज ये भी की है कि चाहे बेशक से लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो इंडिया का जो ढांचा है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, लेकिन एक यूनिफॉर्म लॉ होनी चाहिए। कल जैसा केंद्रीय गृह मंत्री ने ये भी बात कही थी कि अलग अलग राज्यों से उन्हें जो है सुझाव मिल रहे हैं आईपीसी और सीआरपीसी को लेकर, क्योंकि हमारा कानून जो है वो बहुत पुराना है। तो केंद्रीय गृह मंत्री का कहना था कि वो उसका अध्ययन कर रहे हैं और बहुत जल्दी एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट जो है वो पार्लियामेंट में लेकर आएंगे, यानी कानून में जो बदलाव है वो बहुत जरूरी है। ये बात उन्होंने कल जो थी वो छेड़ी थी। साथ में एफसीआरए का किस तरह से गलत मिसयूज हो रहा था उसके बारे में, जो रिलीजियस कन्वर्जन हो रहे हैं उसके ऊपर भी उन्होंने चर्चा की थी। तो इन तमाम बिंदुओं के ऊपर आज इन 2 दिनों में जो चिंतन शिविर है उसमें चर्चा की गई और जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो दिए जाएंगे सभी स्टेट अथॉरिटीज को, ताकि उसके ऊपर कोई वो नतीजा या कोई उसके ऊपर रिजल्ट लेकर सेंटर तक वापस आ सके। निधि, बहुत बहुत धन्यवाद नीता इस तमाम जानकारी के लिए। और कुछ ही देर में गृह मंत्री बोलेंगे तो उनका संबोधन भी दिखाएंगे। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको लिए चलते हैं कर्नाटक। बेंगलुरु शहर को बसाने वाले केंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची मूर्ति हवाई अड्डे के पास लगाई गई है। 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तांबे की इस मूर्ति को भी राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई थी। बेंगलुरु शहर के संस्थापक केंपेगौड़ा की 108 फीट की ब्रोंज की मूर्ति, इसमें 100 टन कांसा है और ढांचा 120 टन स्टील का है। इस पर 64 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का नाम दिया गया है। इसे जाने माने शिल्पकार राम सुतार ने डिजाइन किया है। Already the installation is being done. मूर्ति स्थापित कर दी गई है। 11 नवंबर को प्रधानमंत्री मूर्ति का अनावरण करेंगे। उन्होंने ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी सरदार पटेल की मूर्ति बनवाई थी। इस मूर्ति का नाम स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी रखा गया है। He'll be the most appropriate person and he's coming and inaugurating the Statue of Prosperity. 64 करोड़ रुपए की लागत से बनी मूर्ति के आसपास लैंडस्केपिंग में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूरी तरह तैयार होने के बाद कुछ इस तरह का ये दिखेगा। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी केंपेगौड़ा की मूर्ति बेंगलुरु हवाई अड्डे से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक है और गौड़ा यानी वक्कलिगा की आबादी लिंगायतों के बाद सबसे ज्यादा है। शायद इसीलिए इस मूर्ति के आसपास की जमीन तैयार करने के लिए राज्य के सभी गांवों से मिट्टी इकट्ठा की जा रही है। गाड़ियों का काफिला आपको कर्नाटक के गांवों में कहीं भी दिख जाएगा, मानो मूर्ति के बहाने पूरे राज्य को एक सूत्र में पिरोने की बीजेपी की कोशिश हो। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि की मूर्ति केंपेगौड़ा को समर्पित है।
जो ये साबित करता है कि भले ही इन्होंने सदियों पहले बेंगलुरु शहर को बसाया हो, लेकिन आज भी यहाँ के लोगों के दिलों पर केम्पेगौड़ा राज करते हैं और वो सही मायने में नायक हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली में चुनावों की जो आने वाले हैं। आप और बीजेपी एमसीडी चुनावों को लेकर आमने सामने हैं। आप कूड़े के पहाड़ों को मुद्दा बना रही है तो बीजेपी यमुना जी की गंदगी को। एक करीब 8 साल से दिल्ली की सत्ता में काबिज है तो दूसरा 15 साल से एमसीडी पर। दिल्ली के 7 सांसद बीजेपी के हैं और विधानसभा में आपका वर्चस्व है, लेकिन दोनों को मुद्दों की याद चुनावों से ठीक पहले ही आ रही है और अच्छा यह है कि असल मुद्दों की बात इस बार चुनावों में हो रही है। बहरहाल एक वीडियो सामने आया जिस पर आप बीजेपी पर बदसलूकी का आरोप लगा रही है। यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। आपको कैसे लग रहा है कि लोग मर रहे हैं इससे? अरे तू इसमें डुबकी लगा चल अभी। किस में? ये यूएसएफडीए से अप्रूव्ड है। इसको सर पर डाल दूं ये केमिकल? इसको एनएमसीजी ने भी अप्रूव किया है। ये केमिकल तेरे सर पर डाल दूं? तुम यहाँ पे केमिकल डाल रहे हो पानी में और यहाँ पे लोग लगाएंगे डुबकी, ये मैं तेरे सर पर डाल दूं? तू यहाँ पे डुबकी लगा चल, यहाँ पे लोग आएंगे डुबकी लगाने, तू लगा के दिखा पहले। यमुना के कालिंदी कुंज घाट पर दिल्ली सरकार के अधिकारी से अभद्र व्यवहार करते हुए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। दरअसल बीजेपी यमुना में छठ के दौरान झाग और झागों को हटाने के लिए इस्तेमाल हो रहे केमिकल का मुद्दा उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि झाग हटाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है वो जानलेवा है, जबकि दिल्ली जल बोर्ड के क्वालिटी कंट्रोल डायरेक्टर संजय शर्मा के मुताबिक छिड़का जा रहा केमिकल यूएसएफडीए से अप्रूव है। बस इसी को लेकर प्रवेश वर्मा ऐसा आचरण करने लगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दिल्ली सरकार छठ पूजा की तैयारी कर रही है और बीजेपी नेता काम रोक रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं कई मौक़ों पर किस तरह से, चाहे वो जनता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि हो, किस भाषा में बात करते हैं वो छुपी बात नहीं है। तू यहाँ पे डुबकी लगा चल। बाद में प्रवेश वर्मा ने अपने ऐसे आचरण पर सफाई दी है। मैंने कहा क्या आप इस केमिकल को मैं आपके ऊपर में डाल दूं? अगर आप ये केमिकल को माता बहनों के ऊपर में डाल रहे हैं तो पहले मैं आप ही के ऊपर डालता हूं, तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद में माता बहनों को उसमें डुबकी लगाने की परमिशन देंगे। मैंने इतना ही कहा। उन्होंने कहा पानी साफ है, इसमें तो डुबकी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। तो मैंने कहा आप अभी जाके सबसे पहले आप ही डुबकी लगाइए। प्रवेश वर्मा 2 बार से पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। लोग कह रहे हैं कि प्रवेश वर्मा को समझना होगा कि जनहित के मुद्दे उठाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है एक जनप्रतिनिधि की तरह से आचरण करना। असली मुद्दा यमुना की सफाई का है, लेकिन जब आप इस तरह का आचरण करते हैं, इस तरह का व्यवहार एक अफसर के साथ करते हैं, तो मुद्दा यमुना की सफाई से भटककर उस सफाई पर चला जाता है जो इस तरह का आचरण करने के बाद एक जनप्रतिनिधि को देनी पड़ती है। बस इतना ही कहना है कि लड़ाई राजनीतिक है, इसको राजनीति की रखें। एक अफसर के साथ इस तरह का आचरण करके, इस तरह का व्यवहार करके कुछ हासिल नहीं हो पाता है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सुदेश कुमार राम के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। छठ पूजा से पहले हर साल की तरह इस साल भी उत्तर प्रदेश और बिहार की ट्रेनें जो हैं खचाखच भरी हुई हैं। ट्रेनों में जगह नहीं है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की फ्लाइट्स के टिकट्स के जो दाम हैं फ्लाइट्स के 3 से 4 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। एक रिपोर्ट। 27 साल के ऋषि श्रीवास्तव दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के काउंटर से दरभंगा का टिकट लेकर निकले हैं। अमूमन दिल्ली से दरभंगा का टिकट 4000 से 5000 का होता है, लेकिन आज की एक टिकट के लिए ऋषि को 17,000 रुपए देने पड़े हैं। छठ पूजा पर घर पहुंचना है तो किसी तरह टिकट खरीदा है।
हर 1 मिनट पे 11,000 से 17,000 का 5,000 का डिफरेंस था। अब मेरे पास प्रूफ 86,000 6 लोगों का मैंने पे किया। जिन्हें न ट्रेन में टिकट मिली और न बस में, वो मजबूरी में उधार लेकर किसी तरह त्योहार पर बिहार पहुंचने के लिए 17 से 20,000 की हवाई टिकट खरीद रहे हैं। 1 लाख रुपए मतलब कितनी, और मतलब ट्रेन में तो टिकट मिली नहीं होगी? ट्रेन में तो नहीं मिली है टिकट, इसीलिए स्पेशल वगैरह सभी देख लिया, कहीं नहीं मिला तो हमने इससे जाना शुरू किया। त्योहार में घर पहुंचने रहे, क्या कहना चाहेंगे सरकार के जो लोग सुन रहे हैं आपको? जो इस तरह का रेट का जो है, हम लोग का नहीं रहते हुए भी दूसरे तीसरे से पैसे लेकर ही हमने टिकट मंगवाया है, क्योंकि जाना जरूरी है, फर्स्ट पर्व महत्वपूर्ण है। छठ पूजा के दौरान पटना, गया, दरभंगा, बनारस जाने वाली उड़ानों का किराया 3 से 4 गुना बढ़ा है। 28 तारीख को दिल्ली से गया की टिकट 16,000 की, दिल्ली से दरभंगा की टिकट 18,000 रुपए की, दिल्ली से पटना की टिकट 17,800 रुपए की, दिल्ली से वाराणसी की टिकट 17,000 रुपए की है। 29 तारीख को दिल्ली से दरभंगा की टिकट 13,000, दिल्ली से गया की 10,000, दिल्ली से पटना की 10,000 और दिल्ली से वाराणसी की टिकट 9,000 रुपए है। आम दिनों में ये किराया अधिकतम 5,000 रुपए होता है। डायनेमिक फेयर्स हैं, यानी जितनी मांग होगी उतना ज्यादा फ्लाइट्स का किराया होगा, तो कैसे घर जाएंगे? तो सरकार को कुछ करना चाहिए, इस डायनेमिक फेयर पर कैपिंग करनी चाहिए ताकि लोग खुशी से अपने घर जाएं। ये तस्वीरें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की हैं, जहां ट्रेनों में सीट तो सपना है, खड़े होने की भी जगह नहीं, और जिनके पास पैसे हैं उनके लिए भी फ्लाइट की टिकट लेना महंगी खीर साबित हो रहा है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।